मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। नीसा एक राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 70,000 से ज़्यादा स्कूल इसके मेंबर्स हैं और 23 प्रदेशों में जो है इसका संगठन स्थापित है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में पेंडेमिक का असर पड़ा और एजुकेशन सेक्टर उससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र थे और उनमें मैं कश्मीर, क्योंकि आज इसके मूल्यांकन के लिए हम आए थे कि किस प्रकार की स्थिति है, स्कूल वालों से जानने की भी कोशिश की। तो जो पहाड़ी क्षेत्र थे, कश्मीर पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहाड़ों में जो है जो स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों की संख्या बहुत कम होती है और उसके बाद जो है फीस भी यहाँ पर लोगों की बहुत कम है। तो इस पे एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, जिससे आज वित्तीय स्थिति पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र के स्कूलों की चरमराई हुई है कश्मीर के। और उसके बाद जो सरकार के भी कुछ ऐसे रेगुलेशन थे जो मैंने सभी अपने साथियों से बात कर देखा, तो वो पूरे हिंदुस्तान में इतनी विकट परिस्थितियां नहीं हैं, इस तरह के विकट नियम नहीं हैं जिस प्रकार के नियम यहाँ पर जो है बनाए गए, जिसका सामना प्राइवेट स्कूल्स को करना पड़ रहा है। मुझे ये भी पता लगा, बहुत सारे कुछ स्कूलों का ऐसा भी पता लगा कि उनकी प्रॉपर्टी अटैच तक करने वाली कार्रवाई जो है वहाँ यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। तो हमने इसको लेकर एक फ़ैसला किया कि हम कश्मीर के स्कूलों पर एक पूरा रिसर्च करेंगे कि उन पर कोविड के दौरान और जो ये फ़ी रेगुलेशन के जो प्रावधान आए हैं सरकार की तरफ से, उसका क्या दुष्परिणाम स्कूलों पे पड़ा और कैसे वो पूरे भारतवर्ष से भिन्न है। तो उसकी सारी फिर रिपोर्ट हम तैयार करना चाहते हैं और उस रिपोर्ट को तैयार कर अपने माननीय महामहिम महोदय मनोज सिन्हा जी को हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो पॉलिसीज़ हैं वो चाइल्ड सेंट्रिक बनाई जा सके और एजुकेशन का जो वातावरण है वो बेहतर से बेहतर कश्मीर में बनाया जा सके, जिससे कश्मीर के बच्चों का जो लर्निंग लॉस या शिक्षा के क्षेत्र में उनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और उनको बिल्कुल बिना भेदभाव के बराबरी का हक जो है पूरे हिंदुस्तान में मिले। भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। और खासकर बजट स्कूल, जो छोटे स्कूल थे, मैंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बैडली इकोनॉमिकली हिट हुए हैं, क्योंकि एक फ़ीस ही उनकी रेवेन्यू का बिल्कुल साधन था। और यहाँ पर मुझे पता लगा, जैसे उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ट्यूशन फ़ी के अलावा कुछ ले नहीं सकते और उसके अलावा भी आपको फीसेस वापस करने की बात भी यहाँ पर जो है हुई है सरकारी तौर पर। तो उससे और इसका बैडली इफेक्ट हुआ है। और सिर्फ स्कूलों का ही इस पे इफेक्ट नहीं हुआ है, स्कूल से जुड़े हुए और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज से, अगर पूरे देश की मैं बात करूं तो हमने अभी सिंगापुर में भी एक मीडिया ने पूरा इसको प्रिंट किया है कि 3 करोड़ लोगों पर इसका प्रभाव और पड़ा है जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज थी। तो लर्निंग लॉस भी वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ा लाखों बिलियन डॉलर का लॉस माना। और इसका जो असर सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र में और बजट प्राइवेट स्कूलों में इसके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उस पर बहुत असर पड़ा है। लोग जो EMIs उन्होंने देनी थी वो जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का शिकार स्कूल हो रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू आ नहीं रहा, इनकम आ नहीं रही। EMIs जो है ज्यों की त्यों खड़ी हैं। स्कूल के स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, टीचर की सैलरीज उनको देनी पड़ रही है, गवर्नमेंट के टैक्सेस उनको देने पड़ रहे हैं। तो बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बदतर परिस्थितियों में स्कूल है, जिसको लेकर हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखी है और हमने लगातार जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी हम जो है इस पे पत्र लिख रहे हैं और बहुत सारे सांसदों से भी बात कर हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो इन स्कूलों की आर्थिक मदद करने के लिए किसी पैकेज की घोषणा करे। और इस तरह का RBI के गवर्नर को भी हमने पत्र लिखा है कि प्राइवेट स्कूलों की इस समय जो है आर्थिक मदद की जाए, जिससे, क्योंकि हमारा जो रोल है पूरे देश में 50% से ज़्यादा, 60% से भी ज़्यादा बच्चों की जो शिक्षा जो है वो प्राइवेट स्कूलों ने संभाली हुई है। तो इसलिए इनको इस समय मदद की बहुत दरकार है। विशेषकर मैं पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्र है उनकी स्थिति और ज़्यादा बदतर है। तो हम सरकार को भी ये रिपोर्ट जो बनेगी वो आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी को भी देंगे और केंद्र सरकार को भी देंगे, ताकि इन स्कूलों की मदद की जा सके और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा जो है उसका कोई नुकसान ना हो, इसकी भी हमारी पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उनको मदद की गई, लेकिन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्कूल इंडस्ट्रीज में नहीं आता और इस सेक्टर को जो है एक इग्नोर भी किया गया और एक परसेप्शन ये बनी हुई है कि स्कूल वालों पे बहुत पैसे हैं। तो जो है सरकार का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया। लेकिन अब
बहुत सारे सांसदों ने भी इस बात को माना है कि एक बहुत लंबा पीरियड हो गया है, ये सेकेंड ईयर भी ख़त्म होने वाला है और स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं, फीसेस आ नहीं रही हैं, तो सरकार को अब कुछ ना कुछ जो है, मॉरिटोरियम भी पीछे सितंबर तक था, तो अब हमने कहा कि सॉफ्ट लोन जो है स्कूल को दिए जाए जिससे वो एनपीए भी घोषित ना हो। अगर वो एनपीए घोषित हो जाते हैं तो उससे भी एक बड़ी क्रिटिकल पोजीशन खड़ी होगी, क्योंकि वो आगे लोन्स नहीं ले पाएंगे, तो ये पूरा स्कूल का एजुकेशन सेक्टर इससे ध्वस्त हो सकता है। तो हमने ये कहा कि सॉफ्ट लोन जो है वो स्कूल्स को दिए जाए और उसको ऐसी एक नीति बनाई जाए कि जिससे जो है एजुकेशन का ये सेक्टर ध्वस्त ना हो। तो हमने सरकार को बार बार इस पे अपील कर रहे हैं और हमारी तो ये भी अपील थी कि एक फाइनेंस कॉरपोरेशन भी हो जो ऐसे मौके पर स्कूल्स की मदद करे। तो हम आपके माध्यम से भी सरकार को ये कहना चाहते हैं और कश्मीर के महामहिम आदरणीय मनोज सिन्हा जी तक भी आपका अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो इनसे एक मीटिंग करके, और हम भी उनसे मुलाकात करने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलेंगे कि ताकि इस एजुकेशन इनके लॉस भी असेस किए जाएं और इनके लिए कुछ एक रणनीति बनाई जाए, नीति बनाई जाए, जिससे जो है ये स्कूल जो है बर्बाद ना हो और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा भी सुरक्षित रहे। देखिए, हमारा तो हमेशा ये कहना है कि जब भी कोई भी नियम बनाए जाए उसमें पेरेंट्स को भी लिया जाए, स्कूल्स को भी, सभी स्टेक होल्डर को मिलाकर जो है जब बैठकर नियम बनेंगे तो वो सभी को मान्य होंगे और वो सर्वमान्य होने के बाद उचित भी होंगे, जिससे सुचारू रूप से काम चल सके। तो फीस फिक्सेशन कमेटी की जो आपने बात की, बहुत सारे प्रदेशों में ऐसी स्थितियाँ आई। पंजाब में उन्होंने अच्छी फ़ी फिक्सेशन जो है वो नियम बनाए फी रेगुलेटरी कमेटी ने, जिससे पूरे प्रदेश ने उसको जो है स्वीकार किया। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी जो है फ़ी रेगुलेशन कमेटी बनी, उन्होंने कुछ नियम बनाए जिसको सभी लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारा यहाँ की महामहिम गवर्नर साहब से भी निवेदन है कि वो एक बार यूपी के भी रेगुलेशंस को देखें, वो पंजाब के रेगुलेशन को भी देखें। तो इस तरह के रेगुलेशन बनाए जाएं जो पूरे हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जो कश्मीर में मैंने सुना है कि भी जो रेगुलेशन कमेटी जो नियम बना रही है वो बहुत ही कठिन है, जिससे स्कूल जो है वो नहीं चल पाएंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल नहीं चल पाएंगे, विशेषकर बजट स्कूल जो एक बहुत ही कम पैसे लेकर अगर सरकारी खर्च से उसका मूल्यांकन करें तो एक 6वें हिस्से पर, अगर सरकारी स्कूल जितने खर्चे पे बच्चों को शिक्षा देता है उससे 6वां हिस्सा कम पैसा लेकर वो जो है सरकार की जिम्मेदारी में कंधे से कंधा मिलाकर जो है सहयोग कर रहे हैं। तो इसको पूरा जो है इसका चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि ऐसे नियम ना बने जिसकी पालना स्कूल ना कर सके, और पूरे भारतवर्ष के नियमों को निगाह में रखकर उनकी स्टडी कर जो है, और यही रिपोर्ट हम सरकार को भी प्रस्तुत करेंगे कि बाकी स्टेटों में, उत्तर प्रदेश में क्या नियम है, पंजाब में क्या नियम है, हरियाणा भी नियम बनाने जा रहा है। तो वो सभी से बातचीत करके नियम बनाने जा रहा है जिससे जो है सही नियम बन सके। तो कश्मीर का महामहिम जी को भी इसमें पूरा स्टडी करके जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को बुलाना चाहिए और ऐसे नियम बनाने चाहिए जो सभी के लिए सर्वमान्य हो। बिल्कुल, देखिए, अब कोविड का तो ये कहा जा रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। तो वैक्सीनेशन तो उसका कोई इलाज नहीं है, और अभी बच्चों को वैक्सीनेशन लगी भी नहीं है। तो इस पे सरकार को ये सिस्टम बनाना चाहिए कि सबसे पहले टीचर्स को वैक्सीनेट करें। ऐसी एक नीति, विदेशों में ऐसी नीति बनाई गई, भी शिक्षक को प्राथमिकता दी गई, तो स्टेटों में भी प्राथमिकता दे। और ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं हो सकता। उससे लर्निंग लॉस जो है लाखों बिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक ने भी माना है। और आप विदेशों में देखें कि स्कूल खुले हैं, स्कूलों को बंद करना कोई भी एक अच्छा निर्णय नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि जिसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो सरकार उस समय निर्णय ले सकती है। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, ब्लेंडेड लर्निंग का भी तरीका है, शिफ्टिंग में स्कूल लगाने का भी तरीका है। लेकिन अगर ऑफलाइन को बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो इससे बच्चों के जो है मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है, बच्चे जिद्दी भी हो रहे हैं, शिक्षा से दूर भी हो रहे हैं। तो स्कूल को बंद कर देना टोटली वो एक बहुत ही घातक निर्णय सिद्ध हो सकता है। इस पे और निर्णयों में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और पेरेंट्स से बैठकर इस पे निर्णय लेना चाहिए, और ज़्यादा देर तक स्कूलों को बंद रखना जो है ये इसका कोई भी उपाय मेरे हिसाब से नहीं लगता है।
बिल्कुल, देखो यूनेस्को, यूनिसेफ, एम के चीफ गुलेरिया जी ने भी कहा है कि बच्चों में जो है इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, बच्चों पे इसका बहुत कम असर होता है। और जो तीसरी वेव की बात कर रहे हैं वो संभावना की बात की जा रही है। तो सभी ने स्कूल खोलने की बात कही है, बच्चों के मेंटल हेल्थ की भी बात कही है कि बच्चे इससे डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आप अभिभावकों से भी पूछ कर देखें, चंद अभिभावक ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे अभिभावक कहते हैं कि हमारे बच्चे जिद्दी हो गए। अभिभावक वर्किंग भी हैं और बच्चे जैसे अभी आपने कहा मॉल्स में जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, सामाजिक समारोह में जा रहे हैं, और जब उनके अभिभावक भी तो बाहर जा रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा अहम पहलू है, जो गरीब अभिभावक हैं, बजट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, उनकी आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उनके पास मोबाइल्स भी नहीं है बहुत सारे। और बहुत सारे जो है आप हिली एरिया में कश्मीर में देखेंगे नेट की भी प्रॉब्लम है, तो वो स्टडीज से बहुत दूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो रहा है। तो इसको गवर्नमेंट को एसेस करना चाहिए सही स्थिति को जानकर। आज गरीब के बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो अमीर है उनके पास लैपटॉप हैं, उन्होंने पर्सनल ट्यूटर्स लगा लिए, तो उनके बच्चे का लॉस नहीं हो रहा। ये जो खाई बढ़ रही है ये गरीब और अमीर के बच्चे में बढ़ रही है। गरीब का बच्चा शिक्षा से बहुत वंचित हो रहा है। तो अब ऑफलाइन स्कूल या ब्लेंडेड लर्निंग के साथ स्कूल खोलने वाला, हिम्मत से स्कूल खोलने का समय है। तो ये बातचीत करके अभिभावकों से और मैनेजमेंट से और एसोसिएशन से बात करके ऐसे तरीके हैं जिससे सुरक्षित स्कूल को खोला जा सकता है, उस पर जो है निर्णय सरकार को पूरी इच्छा शक्ति से लेना चाहिए। देखिए, असर की एक रिपोर्ट आई थी कि 5th का बच्चा पढ़ना नहीं जानता, 8th का बच्चा जो है 2nd 3rd के मैथ्स के सम सॉल्व नहीं कर सकता। ये इंडिया में असर ने रिपोर्ट दी थी कि इस तरह के पीसा में जब इंडिया बैठा था तो लास्ट पायदान में 2nd नंबर पर था। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा अच्छा प्रयास किया और पीसा के लिए उसके बाद जो है पीसा में हमने अपने बच्चे भेजने बंद कर दिए थे, लेकिन अब पीसा में निर्णय लिया गया था कि बच्चों को भेजा जाएगा और उसमें पूरे जोर शोर से तैयारी भी की जा रही थी। नई शिक्षा नीति भी इसमें अनाउंस हुई, लेकिन उसके सार्थक परिणाम तभी लाए जा सकते हैं जब एजुकेशन को स्टार्ट किया जाएगा। अदरवाइज जो पहले ही एजुकेशन पिछड़ी हुई थी वो और पिछड़ेगी। तो ये एजुकेशन के साथ दूसरा आपने कहा कि पॉलिटिकलाइजेशन की जो बात हुई, पॉलिटिकलाइजेशन एजुकेशन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए शिक्षा, और हमारे नियमों में भी है कि हम ना इसको धर्म से जोड़ सकते हैं ना राजनीति से। तो ये बिल्कुल बायस्ड तरीके से अलग रहनी चाहिए। शिक्षा में किसी भी दूसरे रूप का प्रवेश जो है वो अलाउ ही नहीं होना चाहिए, और चाइल्ड सेंट्रिक और उसके भविष्य को लेकर बात होनी चाहिए और शिक्षा को और बेहतर करने की बात होनी चाहिए। लेकिन अगर ये स्कूल इसी प्रकार बंद रहे और स्कूलों की आर्थिक स्थिति भी ऐसे ही रही, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना है उसके भी अच्छे परिणाम लाने हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। इसलिए सरकार को, जिसने अच्छी शिक्षा नीति का शुभारंभ किया, लेकिन अगर स्कूलों का ही शुभारंभ नहीं होगा और उसके बाद टीचर्स आज जो है आर्थिक संकट में है, मैं कह रहा हूँ देश की जीडीपी पे भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि 2 करोड़ टीचर और 3 करोड़ लोग जो इसके साथ इंडस्ट्रीज पे जुड़े हुए हैं। अभी सिंगापुर के एक प्रेस ने बहुत बड़ी एक खबर दी है कि 3 करोड़ लोग जो इससे जुड़े हुए थे, यानी 3 करोड़ परिवार, और अगर 2 करोड़ टीचर तो 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं, बिजनेस इससे अफेक्टेड है, देश की जीडीपी इससे अफेक्टेड है। अगर इसमें सही निर्णय और कठोर विल पावर से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं लिया गया तो देश की इकोनॉमी पे इसका प्रभाव जाएगा, देश के बच्चों के लर्निंग लॉस बहुत बढ़ेंगे, जिससे देश के पूरे भविष्य पे इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए बिना राजनीति के, बिना भेदभाव के, बिना प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के भेदभाव के जो है एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने की सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को आवश्यकता। देखिए, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि WHO ने कहा कि हमें कोविड के साथ ही जीना सीखना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जब तक दवाई नहीं ढलाई नहीं, और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, हमें इसके साथ फाइटर की तरह लड़ना होगा, ना कि हम भागकर जो है कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। हमें मजबूत होना होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी पड़ेगी, हमें अपने अंदर का डर निकालना होगा, जिसको लेकर नीसा ने शिक्षा दान उत्सव भी शुरू किया है, जो हमने 15 अगस्त से शुरू किया, और टीचर्स डे 5 सितंबर को हम 75 टीचर्स को भी जो है सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस दौरान जो है बड़े इनोवेटिव कार्य करके, इनोवेटिव मेथड अपनाकर बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होने दिया।
और बच्चों के अंदर और अभिभावकों के अंदर जो एक डर चला गया था उसको निकालने की भी एक नीसा कोशिश कर रही है। ये उत्सव भी हम मना रहे हैं। तो जो WHO की बात है, जो हमारे देश के नेता भी कह रहे हैं कि हमें इन हालातों में लड़कर जो है भागना नहीं होगा, इसके साथ लड़ना होगा। कोई भी वायरस आता है वो खत्म नहीं होता, उसके साथ हमें जो है लड़ना होगा और उसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, ना कि उसके साथ कायरों की तरह हमें भागना होगा। इसलिए मेरा अभिभावकों को भी संदेश है कि अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए शिक्षा ही उनके भविष्य को जो है सुनिश्चित कर सकती है, उसका नुकसान ना होने दें। सरकार को वो भी अपील करें कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसे मेथड्स बनाएं जिससे इनकी शिक्षा का नुकसान ना हो। देखिए, बिल्कुल पहले शिक्षा में लोगों का बहुत साथ था, और आज भी मैं कहता हूँ ये कम्युनिटी क्लास की जो बात कर रहे हैं, बजट प्राइवेट स्कूल क्या है, ये कम्युनिटी स्कूल्स ही हैं। 500-600 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले क्या था कि शिक्षक का वो वेतन नहीं देना पड़ता था। आज कहीं ना कहीं शिक्षक का वेतन, मान्यता के कुछ ना कुछ नियम है जिनको पूरा करना पड़ता है। तो ये कम्युनिटी में एक सर्विस ही कर रहे हैं, कम्युनिटी के ही स्कूल्स हैं, ये कम्युनिटी के बच्चे ही इनके अंदर आ रहे हैं। तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि सभी अपने कम्युनिटी स्कूल्स वालों को भी, और जो उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कि ये उनके बच्चों के शिक्षा के टेम्पल्स हैं, ये उन्हीं के बच्चों के शिक्षा का भविष्य बनाने वाली ये सारी स्थान है। तो इसके लिए सब मिलकर आगे आएं और अपने स्कूलों को बचाएं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने वाले स्थानों को बचाएं, अपने शिक्षकों को जो है बचाएं कि उनका रोजगार भी चलता रहे और उनके बच्चों का भविष्य वो सुरक्षित रखते रहे। तो ये समाज का काम है, हम सब मिलकर ही इस पे योगदान दे सकते हैं। तो अभिभावकों से भी मेरी अपील है कि वो भी मिलकर आगे आएं और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।